नमस्कार दर्शकों, आप सभी का अनंत ज्ञान होस्ट एंकर सीरीज में स्वागत है, अभिनंदन है। नारी बिना सृष्टि नहीं, नारी जगत आधार है। नारी बिना सृष्टि नहीं, नारी जगत आधार है। नारी कोमल ही नहीं, नारी कोमल ही नहीं, शक्ति का भंडार है। शक्ति का भंडार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नव दुर्गा, नव शक्ति, उसके बारे में हम आजकल बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल नवरात्र चल रहे हैं और जो नारी है वो शक्ति का स्वरूप है। और इसी नारी के सशक्त करने के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक सशक्त नारी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, डॉक्टर अनुपमा सिंह। डॉक्टर अनुपमा सिंह, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनुपमा सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर के पद पर कार्यरत हैं और आजकल ये वाइस चांसलर का कार्य भी संभाल रही हैं। तो डॉक्टर अनुपमा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, आपने जब भी यहाँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में अपना कार्यभार संभाला तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आप कैसे कैसे उससे बाहर निकले? देखिए, मैंने 2022 अप्रैल में प्रो वाइस चांसलर का पद संभाला यहाँ पर, जो मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। बाद में मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि शायद मैं पहली महिला हूँ इस पद के ऊपर जो कार्यरत हुई हूँ, पूरे नॉर्थ इंडिया में ही शायद। तो उसके लिए भी मैं धन्यवादी हूँ सरकार का कि उन्होंने एक महिला का चुनाव किया इस पद के लिए। और ये तो मैं निश्चित तौर पे मानती हूँ कि जब हम ऐसी निर्णायक भूमिकाओं में आते हैं तो बहुत सी चुनौतियों का हमको डे वन से ही सामना करना पड़ता है। लेकिन तब परिस्थितियाँ और थी। तब वाइस चांसलर साहब ने भी ज्वाइन किया था मई महीने में, मैं अप्रैल में आ गई थी। तो कुछ दिन तो ठीक रहा, मतलब ठीक रहा सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसे हमारी परिस्थितियां बदली, कुछ थोड़ी मैं कहूँगी राजनीतिक परिस्थितियां बदली, और तब हमारी जो चुनौतियां हैं इस यूनिवर्सिटी की और हमारी भी तब से शुरू हो गई। लेकिन हमने उनको बखूबी देखा, संभाला, और आज हम इस पोजीशन में हैं, इस परिस्थिति में हैं कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी अच्छे से अपनी जो है भूमिका एक जो है इस अपनी फील्ड में अच्छे से निभा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने बारे में बताया। और सही कहा मैम ने कि उत्तर भारत की ये प्रथम प्रो वाइस चांसलर हैं। मैम, मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? देखिए, सही मायने में अगर मैं देखूं तो महिला सशक्तिकरण, जिसे हम वुमेन एम्पावरमेंट भी कहते हैं, अगर हम उसको अगर हम प्लेन शब्दों में कहें तो वो सभी निर्णय जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, उनका हम निर्णय ले पाते हैं या नहीं। चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सामाजिक हो, चाहे धार्मिक भी हो, क्या उनका निर्णय एक महिला खुद ले पाती है या दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है, या परिवार के दूसरे सदस्यों पे डिपेंडेंट रहती है? यही चीज उसको सशक्त करता है। इतने कई बार तो हम देखते हैं, अगर हम गांव के परिवेश में जाते हैं तो महिलाएं ये निर्णय तक नहीं ले पाती हैं कि हमने बच्चे कितने करने हैं। 5 उनके ऊपर बहुत ही एक तरह से जोर रहता है कि एक लड़का होना चाहिए घर में और बेटा होना चाहिए। तो कई बार मैं देखती हूँ गांव में 4-4, 5-5 लड़कियों की लाइन लगा देती हैं, जिससे वो महिला के लिए तो बेटा बेटी दोनों बराबर हैं, लेकिन उसके ऊपर साइकोलॉजिकली, उसके फिजिकल, उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों का। लेकिन वो अपने को बेटा होने के निर्णय से दबा हुआ महसूस करती है कि उसे भी इस परिवार को एक बेटा देना है, इससे वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आज की जो महिला है उसे सभी निर्णय जो निजी, सोशली, पॉलिटिकली जो भी उसे निर्णय लेने हैं, उसको इतना सशक्त होना ही पड़ेगा। और खैर, सशक्त होने के लिए बहुत से एम्पावरमेंट्स हैं हमारे आगे, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। उनको सभी दिशाओं में सशक्त होना पड़ेगा अपने बारे में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। धन्यवाद मैम। अभी हम जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो महिला सशक्तिकरण के 5 प्रकार हैं, जैसे मैम ने भी बताया, जैसे सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है और शैक्षणिक है।
तो हम समाज की बात करते हैं सबसे पहले। तो हमारी महिलाएं जो हैं समाज में सशक्त हैं या नहीं हैं? अगर वो सशक्त हैं तो वो किस तरह से हमारे समाज को साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान दे सकती है? मेरा आशय है कि बच्चे जो हैं हमारे युवा, वो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं और नशे से उनको निकालने में हम महिलाओं का क्या योगदान है? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल एक ही साथ पूछ लिए हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि सारे तरह के जितने भी आप प्रकार गिनाए हैं, उन सब प्रकारों का होना जरूरी है एक सशक्त महिला के लिए। चाहे वो धार्मिक सशक्तिकरण हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे शैक्षणिक हो, जितने भी प्रकार हैं उसे होना जरूरी है एक सशक्त महिला होने के लिए, और मैं कहूंगी तो एक सशक्त इंसान बनने के लिए। तो इसमें सबसे प्रथम भूमिका तो मैं कहूंगी शैक्षणिक रहेगा। उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी बहुत जरूरी है। अभी कल परसों मैं कहीं कह रही थी, किसी यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी में ही अपने बच्चों को एक भाषण दे रही थी, तो उसमें मैं कह रही थी, लड़कियों को जब मैंने पूछा कि आप क्या प्रोफेशन चूज करना चाहती हैं और आप हाथ खड़े कीजिए, तो मैं आपको, मुझे अभी भी दुख हो रहा है इस बात का कि 90% लड़कियों ने अपने हाथ नहीं उठाए। वो अभी भी यही सोच रही हैं कि शादी करना भी शायद एक हमारी कैरियर चॉइस है ना। तो इस तरह का हमारा सामाजिक जो है उन पे दबाव रहता है। वो कई बार पीजी कोर्सेज इसलिए ही करती हैं कि जब तक शादी नहीं हो जाती है, चलो आप एमए कर लो। लेकिन आज ये एक सशक्त और एक, मैं बोलती हूँ, पढ़ी लिखी महिला को उसे ही अपने परिवार को एक ऐसी डायरेक्शन देनी है, अपने बच्चों को ये समझाना है कि लड़का लड़की में कोई भी फर्क नहीं है, लड़की को भी वैसे ही कैरियर चुनना है जैसे आजकल लड़के चुनते हैं। और हमें ये हमारा एक तरह से बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम अपनी बच्चियों को भी प्रेरित करें कि वो अपने लिए कैरियर चुने और उनको हम उसके लिए एक तरह से सशक्त बनाएं कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली अपना कैरियर चुन पाए। हमें ये फ्रीडम देना बहुत जरूरी है बच्चियों को कि वो एक अच्छा निर्णय अपने जीवन के लिए ले सकें। तभी, क्योंकि मैं देखती हूँ हमारा जो जीवन आगे होता है उसमें हमको छोटे बड़े निर्णय लेने ही पड़ते हैं, रोज लेने पड़ते हैं। और मैं देखती हूँ बड़े दुख के साथ भी कई बार मैं देखती हूँ महिलाएं कई इतनी डिपेंडेंट भी होती हैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए। खाना उन्होंने ही बनाना है, लेकिन उसके लिए भी निर्णय दूसरों का रहेगा कि खाना बनाना क्या है ना। 3 बार खाना बनेगा तो 3 बार ही परिवार के सदस्यों से पूछेंगी कि भाई खाना में क्या बनाऊं, बताओ। आपने खाना बनाना है, आप उस प्रक्रिया से गुजर रही हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि बहुत जरूरी है कि हम छोटे बड़े निर्णय अपने परिवार के लिए, अपने लिए खुद लेने के लिए अपनी बच्चियों को प्रेरित करें कि अपनी शिक्षा को भी वो वैसे ही चुने जैसे कैरियर में वो आगे जाना चाहते हैं। सही है। तो इससे बहुत जरूरी है कि पहले हमारे पेरेंट्स, या मैं कहूंगी हमारी माएँ जो हैं, मदर्स जो हैं, वो बच्चियों को प्रेरित करें अपनी प्रतिभाओं को समझने के लिए। आज जरूरी नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर की ही एक फील्ड है, बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं, बहुत सी कैरियर चॉइसेस ऐसी हैं जिसमें हमारी बच्चियां आगे जा सकती हैं और अच्छा कर सकती हैं। और मैंने ये देखा है, खेलने हो चाहे कहीं भी हो, जहां पे भी उनको एक अच्छा बैकग्राउंड मिला है, अच्छा माहौल मिला है, अच्छी ट्रेनिंग मिली है, तो कहीं भी हमारी बच्चियां, कहीं भी हमारी जो लड़कियां हैं, उन्होंने कम परफॉर्म नहीं किया है, बल्कि लड़कों से आगे बढ़ चढ़ के ही परफॉर्म किया है। सही। तो मैम, मेरी एक और क्वेश्चन था कि नशे के लिए देखिए, आज जैसे कि आपको पता ही है, बहुत से एक मतलब बहुत सी परिस्थितियों से हमारा मंडी और मैं कहूंगी हिमाचल जो है एक तरह से गुजर रहा है। शैक्षणिक जो संस्थान है उन पे एक तरह से संकट है। जहाँ संस्थान है वहाँ टीचर्स कम है, और जो फिर टीचर्स कम होने के कारण कई बार बच्चे उधर नहीं आते हैं तो उनको बंद भी किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही दुख का विषय है। और बहुत से लोग तो मतलब इस तरह, मतलब जो बच्चियां हैं या इवन लड़के हैं, बच्चियां भी, और इस लाइन में जा रहे हैं, या मैं कहूँगी ड्रग्स के या और विभिन्न तरह के नशे जो हैं, जो सब्सटेंसेस यूज में जा रहे हैं। तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, महिलाएं ही अपने परिवार को देखती हैं, सुबह से शाम तक बच्चे के बैग पैक करने से, ब्रेकफास्ट देने से, उसको लंच क्या पैक करना है, शाम तक वही अपने बच्चों के साथ
जुड़ी रहती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि मैंने कहीं पहले भी कहा था कि ये महिलाओं पर डिपेंड है कि उन्होंने इसके लिए एक मुहिम चलानी। जैसे कि आपको याद होगा 5-7 साल पहले एक शराब के खिलाफ जो है गांव की महिलाओं ने मुहिम चलाई थी, उसी तरह से हमें ये भी एक मुहिम नशे के खिलाफ चलानी पड़ेगी। आज देखो मैंने मंडी में मेरा भी घर है और वो गांव के परिवेश में मैंने घर बनाया है, तो बहुत से गांव के आसपास के लोग मेरे पास आते रहते हैं। तो अब बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जो गांव के स्कूल हैं उसके आसपास ये नशा वितरण करने वाले घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, और गांव के बच्चे उनके लिए एक तरह से इजी टारगेट है। और वो ये नहीं देखते लड़की है लड़का है, उनको तो फर्स्ट डोज उनको मुफ्त में देनी ही है। और ये बहुत जोरों से ये फैल रहा है। मेरे पास तो एक दिन आए एक परिवार, वो तो इतना उन्होंने एक बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैम 4-5 सालों के बाद आप देखोगे हमारे जंगलों में हमारे बच्चों की लाशें पड़ी हैं। इतना मतलब इतना प्रकोप है, ड्रेडफुल है ये वाला सीन। इसके बारे में सोचना भी। लेकिन मैं जाके जब देखती हूँ तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ये चीजें। वो तो अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, वो किससे मिलते हैं क्या करते हैं उनके वो निगरानी से बाहर है। स्कूल कई बार जाते भी हैं नहीं जाते हैं। अभी मैं पिछले दिनों मेरे को किसी ने एक दुर्घटना ही बताई कि 2 लड़कियां जो कंटिन्यूसली नहीं आ रही थी स्कूल, जब वो पता किया गया कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, उनकी अटेंडेंस नहीं लग रही थी, बच्चे पेरेंट्स तो घर से भेज रहे थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो नशे को डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व थी। तो ये बहुत ही एक चिंताजनक स्थिति है, लेकिन ये बहुत बड़ा रैकेट भी है। मैं ये ऐसा समझती हूँ कि हमको अवेयरनेस इसके बारे में बढ़ानी पड़ेगी, पेरेंट्स को बढ़ानी पड़ेगी, महिलाओं के लिए भी बढ़ानी पड़ेगी, और बच्चियों को या बच्चों को इसमें अगर हमने अवेयर करना है तो माताओं की और महिलाओं की जो है भूमिका ज्यादा कारगर साबित होगी। ये उनके ऊपर मैं ये कहती हूँ कि वो उनका बैग चेक करें, उनका मोबाइल चेक करें, किससे वो सोशलाइज होती हैं, किससे मिलते जुलते हैं हमारे बच्चे, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जो आग है एक तरह की, ये घर घर पहुंच चुकी है, या जहां तक नहीं पहुंची है तो मैं ऐसा समझती हूँ पहुंचने वाली है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने इसके बारे में। नशे में हमारा युवा समाज, चाहे वो बड़ा है छोटा है जैसा भी है, वो उसमें लिप्त होता जा रहा है, और उसमें हम सभी की एक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए महिलाओं की, एज ए महिला। अगला प्रश्न मेरा मैम आपसे ये रहेगा कि बच्चों पे एक और प्रेशर घर से ही आता है कि आपको फर्स्ट आना है, हर फील्ड में आपको अव्वल रहना है, हर जगह आप फर्स्ट आएंगे, तो वो बच्चा अंडर प्रेशर रह रहा है। शायद उसका ये भी कारण हो सकता है कि वो गलत चीजों की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, और इसके लिए महिलाएं उनको किस तरह से सलाह दे सकती हैं कि आप कामयाब होगे या आप काबिल बनोगे? मैं ऐसा समझती हूँ, कई बार ऐसा होता है, हम बहुत से बच्चे जो इतना प्रेशराइज रखते हैं कैरियर के लिए अपने बच्चों को, हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, कई बार पेरेंट्स की अपनी इच्छाएं या अपने सपने अधूरे रह गए होते हैं, तो वो उन सपनों को अपने बच्चों में देखते हैं और बहुत हद तक उन पे थोप देते हैं। कई बार उनकी काबिलियत नहीं देखते हैं, कई बार उनके इंटरेस्ट भी नहीं देखते हैं, उन बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है वो भी नहीं देखते हैं, लेकिन जो वो खुद नहीं बन पाए सोचते हैं मेरा बच्चा बन जाएगा तो शायद मेरा जीवन जो है यापन जो सफल हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि पेरेंट्स को इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए, उनको अपने बच्चे को समझना चाहिए। हर बच्चा, हर बच्ची अपने आप में यूनिक है, वो कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। चाहे एक घर में भी 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो हमको हर एक बच्चे को उसकी यूनिकनेस के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए उसी तरह से, और उसी तरह से ही उसको कैरियर की चॉइसेस उसको देनी चाहिए। ये नहीं है कि बड़े बेटे ने ये कर लिया तो छोटा तुझे भी यही करना है। देख, कई बार हमारे यहाँ से होता है, इनडायरेक्टली भी हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि बड़े ने तो देखो इतना अच्छा कर लिया, तेरे मार्क्स तो कम आ रहे हैं। और हमने जो परफॉर्मेंस को मार्क्स से जोड़ दिया है, ग्रेड से जोड़ दिया है, वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कहूंगी कई बार हमारे बच्चे में ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जिनको आप मार्क्स से या नंबरों से नहीं आंक सकते।
कई बार मैं ऐसे भी देखती हूँ कि पेरेंट्स अपने माइंड में भी उनका ये मापदंड होता है कि 90+% जब तक बच्चे का नहीं आया तो बच्चा किसी काम का नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये माइंडसेट जो है पेरेंट्स को बदलने की जरूरत है। और कई बार मैं पेरेंट्स में मैं देखती हूँ, उनके जो पिताजी होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, कहते हैं इतना प्रेशराइज कर देते हैं बच्चों को कि मैं तो सुबह से शाम तक काम करता हूँ, ये तुम रिजल्ट लेके आते हो। तो बच्चा कई बार बहुत डिसअपॉइंट भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए पेरेंट्स ही सब कुछ है। वो हर माँ बाप की खुशी के लिए वो सब कुछ करता है। जब वो कुछ भी करता है तो पेरेंट्स की तरफ देखता है, अगर मेरे पेरेंट्स खुश हैं तो मैं खुश हूँ, अगर पेरेंट्स खुश नहीं है तो अपने जो अचीवमेंट को वो उसी तरह से देखता है। तो मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को अपना सोचने का जो दायरा है उसे बढ़ाना चाहिए, उसे फैलाना चाहिए, और बच्चों को उनकी काबिलियत को देख के, उनके जो भी उनकी प्रतिभाएं हैं उनको देखते हुए उन्हें उनके आई थिंक पंख जो है उनको फैलाने का मौका देना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चों के सपने क्या हैं, उनके निजी अपने सपने क्या हैं, और उन्हें मैं ऐसा भी समझती हूँ कि अपने पंख फैलाकर उड़ने का उनको सपोर्ट करना चाहिए, मौका देना चाहिए। ये बहुत अच्छा बताया आपने। बच्चों को एक पक्षी की तरह उड़ने दीजिए, वो जो करना चाहता है वो करने दीजिए। मुझे लगता है हम लोगों ने एक मूवी देखी थी 3 इडियट्स, जी। वो एक बहुत जीता जाता उदाहरण था इसका कि बच्चे को अपनी फील्ड चुनने का अधिकार है। मैम, अगला प्रश्न मेरा रहेगा धर्म और राजनीति के बारे में। महिलाओं की उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, धर्म में भी और राजनीति में भी? मैम, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं जब भी महिलाओं से कहीं जहां भी मुझे एक महिलाओं का समूह मिलता है तो मैं उनसे, मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना, क्योंकि मैं भी उसी समूह का पार्ट हूँ। आज मैं चाहे इस पद पे हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक महिला हूँ। मैं ऐसा समझती हूँ, कोई भी स्तंभ समाज का या पर्सनली कोई भी ऐसा नहीं है जहां महिलाओं की भूमिका ना रही हो या आज भी ना हो। हर जगह उनका रोल रहता है। कई बार मैंने महिलाओं से पूछा, बहुत से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कई जगह जाते भी रहते हैं, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि आप क्या करते हो? तो बहुत सी महिलाएं मुझे जवाब देती हैं, कहते हैं मैडम कुछ नहीं करते, ऐसे घर आई रहे। मैंने कहा आपने कभी भी ये नहीं कहना है कि हम कुछ नहीं करते। आप राष्ट्र निर्माण की भूमिका निभा रहे हैं, आप बच्चे पाल रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, और उनको एक सही दिशा दिखा के राष्ट्र को सौंप रहे हैं। तो आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप कैसे कह सकती हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे? जहां तक रही आपने कही धर्म की बात और राजनीति की बात, तो मैं कहूंगी कोई भी जो फील्ड है वो धर्म से अछूती नहीं है। ये तो हम अपनी आंखें मूंद लें तो वो अलग चीज है, लेकिन धर्म इसलिए नहीं कि धर्म के आधार पे होनी चाहिए, लेकिन धर्म जो है हमें एक तरह से हमें सही दिशा दिखाता है। कोई भी फील्ड हो, पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, तो हमें कैसे आगे निर्णय लेने हैं, कैसे हमें सही निर्णय लेने हैं, किस पथ पे जाना है, उसके लिए हमें एक, बाकी ये डिपेंड करता है कि देखिए ये एक तरह का मैं कहूंगी कि एक तरह का हमारे पास चीज है जिसे कोई गलत तरीके से भी यूज कर लेता है, कोई अच्छे तरीके से भी यूज कर लेता है, क्योंकि कई बार गलत तरीके से भी यूज कर लेते हैं, तो पर उसी को आधार नहीं समझना चाहिए या उसी को ही रोल अल्टीमेट जो है धर्म का मान भी नहीं लेना चाहिए। तो अगर सभी धर्मों में मैं समझती हूँ कि ऐसे विचार हैं कि जो हमारे जीवन को आगे अच्छा बना सकते हैं, चाहे राजनीति हो चाहे कोई भी फील्ड हो, तो हम उन विचारों को समझते हुए, उनको अपनाते हुए किसी भी फील्ड में अगर हम हो आगे बढ़े तो निश्चित तौर पे हम एक सुनहरे भविष्य की कामना कर सकते हैं। मैम, इसी के साथ एक और लिंक करती हूँ मैं क्वेश्चन कि हमारे जो युवा पीढ़ी है या बच्चे हैं वो धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, तो धर्म से उनका जैसे उतना ज्यादा लेना देना नहीं है, तो क्या महिलाएं उनको अपने घर से ही या परिस्थितियां ऐसी बना सकती हैं कि वो धर्म के साथ जोड़े? देखिए, इसमें हमारे बहुत से न्यूक्लियर फैमिलीज भी रहती हैं, दादा दादी भी होते हैं घर में। हम देखते हैं एक घर के परिवेश में कि दादा दादी अपने पूजा पाठ करते रहते हैं, या पूजा के स्थान में ही मिलते हैं, वो घंटी बजा रहे होते हैं, या पूजा की थाली उनके हाथ में होती है। तो मेरे को कई जगह जाने का मौका भी मिला, ब्रह्म कुमारी इनके वहां पे, तो वहां पे ज्यादातर मुझे बुजुर्ग ही मिले। तो मैंने उनसे कई बार ये भी कहा कि आप अपने
जो आपकी पूजा है या आपका ज्ञान है या जो आपके विचार हैं उनको अपने तक सीमित मत रखिए। आप अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, आपके बच्चों के बच्चे हैं, उनसे आप निरंतर डायलॉग कीजिए और रोज एक अच्छी बात, जो एक अच्छा जिनसे उनका दिन अच्छा गुजर सकता है, वो उनको जरूर बताइए, जरूर कहिए, जिस विचार को वो लेके घर से बच्चा निकलेगा। आप ये मत समझिए बच्चे नहीं सुनते हैं, बच्चे बहुत ही ज्यादा परिपक्व हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि किसी को कोई विचार बताना वैसा ही है कि जैसा एक बीज बो देना है। आप ये मत समझिए कि एकदम ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में वो चीज वो रह जाएगी। अगर वो गलत राह की ओर बढ़ भी रहा है तो उसे याद आएगा कि मेरे पेरेंट्स ने या दादा दादी ने ये बात कही थी, मुझे ये नहीं करनी है। आपने पहले ड्रग्स की बात करी, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर ड्रग्स से भी हमको बच्चों को बचाना है, विमुख हमें करना है, तो स्पिरिचुअलिटी का भी एक बड़ा रोल रहेगा उसमें। क्योंकि सही और गलत निर्णय की क्षमता हमको बच्चों को बचपन से ही डेवलप करनी है। अब तो मैं मानती हूँ ऐसा कि जब तक हम उनमें अच्छे विचारों का संचार नहीं करेंगे तब तक वो सही गलत को नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। मतलब अगर बच्चा धर्म की ओर थोड़ा सा आकर्षित होगा तो शायद वो ड्रग्स से भी दूर रहेगा। बिल्कुल, और अच्छी बातों को सीखेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। मैम, मेरा अगला प्रश्न राजनीति से ही है कि हमारे जैसे संसद है या विधानसभा है, उनमें महिला आरक्षण के बारे में बात की जाती है, 50% रिजर्वेशन की। तो अगर ऐसा हो जाता है तो महिलाएं राजनीति में क्या क्या कर सकती हैं, क्या क्या करने की सोच सकती हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। 1995 में पहले एक डिसीजन आया था, जो हमारे स्थानीय निकाय हैं उनमें ऑलरेडी 33% रिजर्वेशन कर दिया गया था। हिमाचल ने आगे बढ़ के उसे 50% किया। बहुत से प्रदेशों में स्थानीय निकायों में जो है महिलाएं 50% आरक्षित हैं। तो वो निर्णय भी एक ऐतिहासिक रहा था और बहुत ही अच्छा रहा था। अब मैं धन्यवाद देती हूँ प्रेजेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका, अगर कहूँ तो मोदी सरकार का। उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पर ऐसा भी मैं देखती हूँ कि जो महिलाएं हैं, अब आप उनको रोक नहीं पाएंगे, रोक नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये भी समझती हूँ कि अभी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज को देखा है, उन्होंने वक्त की चाल को भांप लिया है कि हमें महिलाएं को हम रोक नहीं पाएंगे। आधी आबादी की अगर बात होती है तो ये बहुत जरूरी है कि वो पॉलिटिकल जो इसमें है इसमें भी आए। और जब मैंने आपको निर्णायक स्थितियों की बात करी थी, तो सबसे पहले तो उनको निर्णायक भूमिका में पॉलिटिक्स में आना जरूरी है। अगर विमेन की एक ऐसी कम्युनिटी है, अगर हम जेंडर, कास्ट और भी चीजें की बात करते हैं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेस के ऊपर अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो विमेन या महिलाएं एक सबसे बड़ी कम्युनिटी उभर के आती है। चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, महिलाओं का जो दर्जा है थोड़ा कम ही रहा। जब तक महिला अपने लिए निर्णायक भूमिका में नहीं आएगी तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार का, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण, ये जो बंधन बिल है इसको लाया है और ये पास भी हो गया है, ये एक्ट बन चुका है। और नेक्स्ट जब इलेक्शंस होंगे तब ये जो है इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो एक बहुत ऐतिहासिक है मेरे हिसाब से। और महिलाएं को अभी से लेके पॉलिटिकली उनको सशक्त होना चाहिए। मैं अगर कहूँ तो मेरा सारा जो रिसर्च है, पीएचडी है, सारे इसी के ऊपर है, रोल ऑफ वीमेन इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो सारा मेरा रिसर्च जो मैंने करवाया है, आज मैं 14-15 बच्चों को जो है मैं पीएचडी करवा चुकी हूँ, रिसर्च के साथ उनके साथ जुड़ी हूँ। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का रोल समाज में, पॉलिटिक्स में क्या रहता है, उससे ही रिलेटेड मेरा जो है रिसर्च रहा हुआ है। जब तक महिलाएं अपने लिए इंडिपेंडेंट नहीं सोचेंगी, अपने रोल को इंडिपेंडेंटली नहीं सोचेंगी, अपने लिए कोई कैरियर ऑप्शंस नहीं सोचेंगी, तब तक वो किसी भी निर्णायक भूमिका में नहीं आ सकती हैं। तो एक तरह से इस बिल ने, इस एक्ट ने महिलाओं की स्थिति को संबल दिया है, उनकी सोच को एक तरह से खोल दिया है कि स्काई इज द लिमिट फॉर यू। अब ये महिलाओं पे है कि वो इस
एक तरह से किस तरह से इस परिस्थिति में अपने आप को देखती हैं और कैसे आगे बढ़ के इसमें भाग लेती हैं। अब महिला सशक्तिकरण का एक और जो प्रकार था वो था आर्थिक। तो आर्थिक रूप से सशक्त महिला कैसे हो सकती है, उसको कैसे आगे आना है और वो समाज में अपना दर्जा ऊपर रखे? देखिए, सबसे पहले एक जो मूल है किसी भी समाज का, वो परिवार होता है। वहीं से सारी रीतियां कुरीतियां आगे चलती हैं, वहीं से भेदभाव भी आगे चलते हैं। हमने ऐसे परिवार भी देखे हैं जब बेटे को दूध का गिलास दिया जाता है और बेटी को नहीं दिया जाता है कि तू तो मोटी हो जाएगी, लेकिन तुझे ज्यादा शक्ति की जरूरत है, तो बेटे को ज्यादा अच्छी डाइट दी जाती है, घी दिया जाता है। घी बिटिया को नहीं दिया जाता है कि तू हमें मोटी नहीं चाहिए, तेरी शादी भी करनी है। मोटी लड़कियों की शादियां नहीं होती है। ऐसे ऐसे इस तरह के जो है, ये परिवारों से ही ये सोच चलती है। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि जब हम परिवार के जो संसाधन हैं उनको जब हमको डिवीजन करने की बात आती है, तब भी वो एक तरह से टिल्ट होते हैं लड़कों की तरफ। तो अगर हम जब आधी आबादी की बात करते हैं, जब हम महिला को हम अगर फाइनेंशियल सशक्तिकरण की बात करते हैं, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वो शुरुआत परिवार से ही होनी चाहिए। क्यों ना हम अपनी प्रॉपर्टीज में बराबर का दर्जा अपनी बेटी को भी दें? क्यों ना हम शुरुआत परिवार से करें? आज आप मेरे से ये कह रही हैं, मैं ये सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा एक लड़का एक लड़की है, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो मैं ऐसी विल बनाऊं कि उनका आधा आधा दोनों बच्चों को जाए, चाहे वो लड़का है या लड़की है। मैं आज मुझे अमिताभ बच्चन की एक लाइन याद आ रही है। उन्होंने अभी पीछे स्टेटमेंट दी है कि मेरे पास जो भी है मैं अपने लड़का और लड़की में उसे बराबर बांटूंगा, मेरे बाद उनको बराबर मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसे सेलिब्रिटीज ये पब्लिकली ये स्टेटमेंट देते हैं, तो वो इसलिए भी देते हैं कि बाकी जो लोग हैं उसका अनुसरण करें, वो भी आगे बढ़ के इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझें। महिला कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लेगी, लेकिन अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं है, तो वो बिल्कुल कोरा रह जाता है सब कुछ। वो कहीं भी अपने अधिकारों को एक तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे अगर उसके पास फाइनेंशियल सशक्तिकरण अगर वो नहीं है। तो आजकल की जैसे लड़कियां हैं, आपके पास तो यहाँ यूनिवर्सिटी में भी इतनी लड़कियां हैं, तो उनको भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए आप तो समय समय पर बताती रहती हैं, तो मैम कुछ नहीं, तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि बहुत जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों में ऐसी सोच डालें कि आपका ऑब्जेक्टिव, आपका लक्ष्य जीवन में शादी करना नहीं है या सिर्फ शादी ही करनी है बड़े होके, ये आपका जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य एक अच्छा कैरियर चुनना है। अपने प्रतिभाओं को जानते हुए एक अच्छा कैरियर चुने अपने लिए और अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट करें और उस दिशा में आगे बढ़ें। शादी तो हो ही जानी है और बेहतर होगी अगर आपका कैरियर अच्छा होगा, आपको एक बेहतर जीवन साथी मिलेगा। अगर मैं कहूंगी अगर आपने एक कैरियर नहीं चुना है तो आप परिवार के लिए तो जाने दीजिए, आप इस देश के लिए भी किसी काम के नहीं हैं। जब तक आप किसी भी फील्ड में अच्छे नहीं हैं तो आप अपने देश के लिए क्या करेंगे? अल्टीमेटली हम जो भी करते हैं वो अपने देश के लिए करते हैं, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए करते हैं। चाहे महिला है चाहे पुरुष है, जो भी सेवाएं हम दे रहे हैं वो राष्ट्र निर्माण के लिए दे रहे हैं। आज आप मेरा भी इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम हमारा एक मैसेज देना चाहते हैं सामाजिक तौर पे कि किस तरह से हमारी सोच बदल रही है महिलाओं के प्रति, अपनी बच्चियों के प्रति और एक समाज के प्रति, और हमको उस बदलाव का हिस्सा बनना है। और अगर ये बदलाव की एक तरह से बयार चली है तो हमें इस बयार को आंधी में तब्दील करना है। तो यही मेरा मैसेज सभी के लिए रहेगा। बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत अच्छा नॉलेज, मुझे लगता है दर्शकों ने बहुत एंजॉय किया होगा। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, दुनिया तुझ पर वारी वारी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच स्टूडियो में पढ़ाने का। थैंक यू।